हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का लगभग सेकेंड लास्ट आज टॉपिक है। कल आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताकर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ जुड़े हुए हैं। यदि आप इन सारे वीडियो को देख लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नंबर सिस्टम से छूटेगा। तो इसी कड़ी में आज हम आपको एक कदम आगे की ओर बढ़ते हुए और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज आप सभी को जो टीचर हैं उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे एंड जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ग्रीटिंग, अभिवादन। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है 5 मेहमान। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी यदा कदा आपको देखने को ज़रूर मिलता है, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में तो नेसेसरी ही है। 5 मेहमान किसी पार्टी से होकर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर अपने अपने घर गए। इस प्रकार 5 मेहमान के हाथ मिलाने की कुल संख्या, जबकि कोई 2 व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ न मिलाए, कितनी होगी? हाँ, मतलब किसी पार्टी में 5 मेहमान हैं और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाता है और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाएगा। एक बार उससे मिलाया, एक बार उससे मिलाया, जैसे जितना बार हैं हम मिला रहे हैं तो हमारे सिवा जो 4 और आदमी रहेंगे उन सभी से मिलाएंगे। फिर वो दोबारा हमसे नहीं मिलाएगा, हम मिला लिए, उसके बाद चले गए। क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है। तो आप देखिए कि जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो आपको क्या करना है कि हाथ मिलाने की कुल संख्या, मतलब नंबर ऑफ शेकिंग हैंड्स की बातें करें तो आप इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उसे याद रखें, अपने माइंडों में याद रखें, तो निश्चित तौर पर 2 से 3 सेकंड में इसका जवाब मिल जाएगा। मतलब हाथ मिलाने वालों की कुल संख्या की बातें करें तो आपको एक फार्मूला लिखना है और वो क्या है? n × n-1 बटा 2। n × n-1 बटा 2 कहने का मतलब क्या हुआ? n का वैल्यू जितने मेहमान हैं किसी पार्टी में या जितने व्यक्ति हैं किसी पार्टी में, उसकी संख्या को n सूचित करता है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में कितने मेहमान हैं? कितने मेहमान हैं? तो 5। तो n के जगह पर कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। 5 रख दिए और ये भी n के जगह पर 5, चूंकि 2 जगह n है तो n का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। -1 और बटा 2, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप चाहें तो इसी जगह 5 का वैल्यू रख करके आंसर ला सकते हैं। हम इसे ऐसे करें कि 5 × 5 में से 1 गया 4 बटा 2, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। मतलब कितने बार हाथ मिलाया जाएगा, कुल संख्या है। मेहमान के हाथ मिलाने की कुल संख्या कितना है? 10 बार एक दूसरे को हैंड शेकिंग किया जाएगा, मतलब हाथ मिलाया जाएगा। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। इतना दूर भी नहीं जाना है आपको। इसी जगह n का वैल्यू 5 मने कर लीजिए। मने कहने का मतलब 5 गुने, यहाँ कुछ नहीं साइन तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 × 4 बटा 2 हो गया। 5 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तुरंत 2 सेकंड में ही इसका जवाब मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें कुछ और भी कॉमन सेंस है। क्या है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। मतलब एक बार हैंड शेकिंग की फिर बात आई। यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए, अब व्यक्तियों की, इस बार व्यक्तियों की संख्या नहीं दिया,
66 बार हाथ मिलाए गए तो उस समारोह में कितने अतिथि थे? 66 बार हाथ मिलाया गया। पहले वाले क्वेश्चन में अतिथियों की संख्या दिया था, कितने बार हाथ मिलाए गए इसकी संख्या पूछ रहा था। इस बार क्या कर रहा है कि इस बार कर रहा है कि हाथ मिलाने की संख्या दे दिया है, हाथ कितनी बार मिला जो बता रहा है, और व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है कि फिर वही फार्मूला लगाना है, सिर्फ कॉमन सेंस क्या लगाना है, हाथ मिलाने की कुल संख्या, हाथ मिलाने की कुल संख्या, हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या हो जाएगा? तो आप बताइए, इसके बराबर हम आपको बताए कि n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। अब आपको क्या करना है कि यहाँ हाथ मिला कितना बार रहा है? तो 66 बार। तो आप हाथ मिलाने की कुल संख्या के जगह पर 66 रख देंगे। तो हम यहाँ पर 66 रख दें तो हमको क्या बचेगा? n इंटू n माइनस 1/2, इधर ये इतना ही रह जाएगा। अब क्या करिए कि इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए यदि आप इसे कैलकुलेट करके हल करना चाहें तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप इसे ऑप्शन की सहायता से बना सकते हैं। यदि ऑप्शन की सहायता से ढूंढ लें तो बहुत जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कि 33, ऑप्शन नंबर बी क्या है? 22, ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी 11, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 13। 3 ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में हम क्या करेंगे कि n के जगह पर इन चारों में से कौन रखें ताकि इधर भी मान हमको 66 आ जाए। तो 66 इधर भी, 66 इधर भी। हम इस बात को 2-3 दिनों से दोहरा रहे हैं कि 10 बराबर 10, यदि इस तरफ का वैल्यू और इस तरफ का वैल्यू इक्वल आ जाए तभी हम बराबर का साइन दे सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो आप रखते हैं ऑप्शन से, तो हम रखते हैं 33 रखें तो 33, 32, 16 दूनी 32 कट जाएगा, तो 33 गुने 16 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा 66 बार नहीं आ रहा है। तब क्या करेंगे? फिर लेते हैं 22 बार, 22 बार करते हैं, सॉरी 22 यहाँ पर नहीं है, 12 है, 12 सॉरी, ऑप्शन में 12 है। यदि 12 रखें तो n के जगह पर यदि 12 रख दें तो 12 गुने 12 में से 1 जाएगा तो 11/2, तो 6 दूनी 12, 11 छक 66। आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? तो ऑप्शन से सेकंड वाले ही ऑप्शन में इसका जवाब मिल रहा है। मतलब यहाँ पर यदि n के जगह पर 12 रखें तो इधर भी 66 आ रहा है, इधर भी 66 आ रहा है। इसका मतलब पार्टी में कितने मेहमान उपस्थित थे? तो पार्टी में टोटल 12 मेहमान उपस्थित थे। 12 क्यों लिए? क्योंकि n के जगह पर हमको व्यक्तियों की संख्या, मेहमानों की संख्या लेना था। तो n का मान कितना हो गया? 12, इसलिए कुल मेहमान कितना हो गए? कुल आदमी या कुल मेहमान, कुल मेहमान हो गए, कुल मेहमान हो गया कितना? 12। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न भी समाप्त होता है। और इस प्रश्न को आप डिटेल से हल करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, 66 दूना 132, n इंटू n माइनस 1 है तो n स्क्वायर माइनस n, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए आप इस तरह के प्रश्न को आप ऑप्शन की सहायता से ही हल करने का प्रयास करें। चलिए दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब कहता है तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षार्थी, हम इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को बताए हैं लेकिन थोड़ा सा हमको लगा कि इसको भी बताना चाहिए, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। एक परीक्षार्थी ने 250 प्रश्नों के उत्तर दिए। 250 प्रश्न, टोटल 250 प्रश्नों की संख्या कितना है? 250। प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 2 अंक प्राप्त होता है, परंतु एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसने 20% प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, थोड़ा सा प्रतिशत इसमें आ गया, जब प्रतिशत आ गया तो क्या करना है? कुछ नहीं,
20% प्रश्नों के गलत उत्तर दिए तो उसे कुल कितने अंक मिलेंगे। आप सोचिए जरा कि टोटल कितना प्रश्न है। तो प्रश्नों की संख्या 250 है, प्रश्नों की संख्या 250 है कि नहीं। टोटल कुल प्रश्न की संख्या 250 कुल प्रश्न है। हम थोड़ा सा लिख करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, टाइम थोड़ा लगेगा, आप समझ लेंगे तो तुरंत बना देंगे। प्रश्नों की संख्या 250, गलत कितना प्रश्न दिया, गलत जवाब दिया है ए कितना, तो कुल प्रश्नों का 20%, कुल प्रश्नों का 20% कहने का मतलब कि 250 का कुल प्रश्नों का आया तो का मीन्स गुना, तो कुल प्रश्नों का 20% गलत जवाब दिया। तो 20% कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसे लिखें कि 250 गुना प्रतिशत के चलते बट्टा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 दूनी 50। टोटल 50 प्रश्न का जवाब वो गलत दिया, गलत जवाब 50 प्रश्नों का दिया। तो सही कितने हो गए, सही हो गए 250 में से 50 प्रश्न गलत जवाब दे दिया, तो 250 में से 50 जाएगा तो 200 बचेगा कि नहीं, बचेगा। अब बताइए प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे कितना दिया जाता है। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 2 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना काट लिया जाता है, तो 1 अंक काट लिया जाता है। तो आप बताइए कि कुल उसे कितना प्राप्तांक प्राप्त होगा, कुल कितना नंबर आएगा। तो कुल प्राप्त अंक कितना होगा। तो 200 प्रश्न का जवाब दिया और 200 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न के लिए 200 सही दिया, तो 200 प्रश्न सही जवाब दिया 200 प्रश्नों का, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 2 अंक दिया जाता है। इसका मतलब एक प्रश्न के लिए 2 अंक, तो 200 प्रश्न के लिए कितना अंक, तो 2 दूनी 400 हो गया। माइनस फिर कहता है कि एक गलत उत्तर यदि वो दे देता है तो 1 नंबर उसे काट लिया जाता है। तो 50 प्रश्न का गलत जवाब उसने दिया है, तो आप बताइए कि कितना नंबर उसे कटेगा। तो 50, एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, तब 50 गलत क्वेश्चन के लिए 50 नंबर होगा ना, हाँ होगा। तब 50 गुने 1 तब 50 हो गया, है कि नहीं। तो अब इसे घटा दीजिए तो टोटल उसे 400 में से 50 गया, 350 अंक प्राप्त होगा। थोड़ा सा परसेंटेज लगा करके क्वेश्चन का जो सेटर है वो क्वेश्चन को लेंदी किया है, लंबा किया है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आंसर लाइन आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 क्वेश्चन समाप्त हुए, चौथे क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेन को रोक देगा, तुरंत आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे। यदि आज के बाद ये वीडियो देख लिए तो आपको किसी भी तरीके से प्रश्न आपको नहीं रोकेगा, ये मेरा वादा है। कहता है कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से, क्रमिक या 2 तरह से देगा, बातें लिखेगा, क्रमिक रूप से लिखेगा या उत्तरोत्तर रूप से, उत्तरोत्तर। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होंगे। हाँ सोचिए जरा, अब क्या करेंगे, बहुत इजी है, आप सोचिए। जब किसी संख्या को 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल कितना आता है, तो उसका शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है। 1 और 4 हम लिख लेते हैं। आपको इस तरह के प्रश्न में करना क्या है, सोचिए। आपको सबसे लास्ट वाला भाजक को लेना है, तो सबसे लास्ट वाला भाजक 4 और 5 से भाग दिया जा रहा है, तो लास्ट वाला भाजक कौन है, 5 है। 5 में आपको सोचना है कि कितना से मल्टीप्लाई करें और कितना जोड़ें, कि कितना इसको ऐड करें, कितना धन करें,
ताकि हमको शेषफल 9 आ जाए। तो यदि किसी संख्या में 1 से 5 से भाग लगाया जाए और एक बार भाग लगाया जाए और इसमें 4 दो जोड़ दिया जाए तो 9 आएगा। मतलब 9 में यदि 5 से भाग दें, 9 में यदि 5 से भाग दें तो शेष 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार लग भी रहा है, एक बार लग भी रहा है, तो शेष कितना आ रहा है? 4। 9 में आप यदि 9 में 5 से भाग दें तो शेष 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब इसके बाद आप क्या करिए कि इसको लेकर के फिर पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 गुने क्या करेंगे? पहले भाजक से, पहले भाजक से ई भाज्य को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई भाज्य ना आया जी? अरे आप पढ़े होंगे कि इधर होता है भाजक, है ना, यहाँ भाज्य और यहाँ भागफल और यहाँ शेष होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जब हम भाजक 5 लिखे इस जगह पर और भागफल के जगह पर 1 लिखे तो 5 गुने 1 शेष 4, तो 5 गुने 1 तो 5 और 4 9 आया भाज्य की नहीं आया? तो आप क्या करिए, थोड़ा सा आप धैर्य रख के समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 9 आया, ये भाज्य 9 आया। अब इस 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 आया। ओ सॉरी 9 ना 9। अब इसमें कितना जोड़े ताकि शेषफल 1 हो जाए? तो हम 1 जोड़ दें, तो 1 जोड़ देंगे तो 9 चौके 36 आ 1 37। 37 में यदि आप 4 से भाग दीजिए तो शेषफल 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हम क्या किए, सबसे पहले कि अंतिम भाजक में हम सोचे कि कितना से मल्टीप्लाई करें, मतलब कितना भागफल लें, है ना, कितना भागफल लें और उसमें कितना ऐड करें ताकि शेषफल हमको 4 आ जाए। तो हम इसको सोचे कि 5 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 4 जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है शेषफल 4 आता है। मतलब 9 में 5 से भाग दें तो शेषफल 4 आता है। हम इसके बाद क्या किए कि इस 9 को, मतलब यह भाज्य हो गया, मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, होता है कि नहीं? अब क्या करें कि इस 9 को हम यहाँ ले लिए, पहले भाजक से मल्टीप्लाई कर दिए। तो पहले भाजक से मल्टीप्लाई किए तो 9 चौके 36 और इसमें कितना ऐड करें ताकि शेषफल 1 आ जाए 9 से भाग देने पर? तो हम इसमें 1 ऐड कर दें तो 37 हो गया। 37 में यदि 9 से भाग दें तो शेषफल 1 आ रहा है कि नहीं? 4 से भाग दें तो शेषफल 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप कहता है कि 4 और 5 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 1 और 4 आ रहा था। यदि इसी को 5 और 4 से भाग दे, मतलब उलट दिया, मतलब अब क्या कर दिया कि इससे इसको पहले और इसको बाद में कर दिया। 5 और 4 से भाग दे तो शेषफल कितना आएगा? तो आप उत्तरोत्तर या क्रमिक रूप से, ये बात को मत भूलिएगा, उत्तरोत्तर कहेगा या क्रमिक रूप से कहेगा। उत्तरोत्तर या क्रमिक रूप से कहे तो आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है। 37 को ले लिए, हम संख्या निकाल लिए 37 को ले लीजिए और इसमें सबसे पहले आप 5 से भाग दीजिए। तब 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया। शेषफल कितना आया इसका? 2 आया, है कि नहीं? फिर अब इस 7 में जितना बार आया भागफल उसमें फिर आप 4 से भाग दीजिए। उत्तरोत्तर कहने का मतलब ये हुआ या क्रमिक रूप से कहने का मतलब ये हुआ कि 37 में 5 से भाग दें तो 5 सत्ते 35, जितना भागफल आया उसको नीचे लिखिए, शेषफल को यहाँ लिखिए। फिर इस 7 में जो भागफल दूसरे पहला बार आया उसमें फिर 4 से भाग दीजिए। यदि 4 से यदि इसमें भाग दें तो 4 एकम 4 3 बचेगा, है ना भागफल। और शेष यहाँ कितना बच जाएगा? 1 मरतबे लगाए तो शेष कितना बच जाएगा? 3। 4 एकम 4, तो 7 में 4 से भाग लगाएंगे, 7 में 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 3 आएगा कि नहीं आया? आया ना। तो देखिए क्या हो गया, तो 2 और 3, शेषफल क्या आ गया? शेषफल आपको आ गया, कहाँ लिखे? यहाँ लिखे शेषफल। शेष आपको आ गया 2 और 3,
यदि 37 में 5 और 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 और 3 आएगा। 37 में 5 और 4 से भाग दे तो शेषफल 2 और 3, जो ऑप्शन में आएगा मिला लेंगे। तो ये मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह के प्रश्न को थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करिए, आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर आधारित एक प्रश्न और आपको हम विश्वास दिलाने के लिए लिए हैं। कहता है एक संख्या को क्रम से, क्रम से, क्रमिक रूप से या क्रम से या उत्तरोत्तर 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? देखिए अब विजेंद्र यहाँ सो रहा है। एक संख्या को क्रमिक रूप से 2, 3, 7 से विभाजित किया जाए, 2, 3, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपको 1, 1 और 6 आता है ना। क्रमिक रूप से 2, 3, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपको 1, 1, 6 आता है। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा? आप सोचिए जरा। तो संख्या तो पता है नहीं, तो हमको संख्या ही पता करना है कि संख्या आएगा कितना। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या बोले? तो सबसे लास्ट भाजक को आप लीजिए। सबसे लास्ट भाजक को लेने का हम बताए थे। तो सबसे लास्ट भाजक 7, 7 में कितना से मल्टीप्लाई करें और कितना ऐड करें ताकि शेषफल 6 आ जाए। तो 7 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ गया, इसमें 6 जोड़ दें तो 13। हम संख्या खोज रहे थे और संख्या मिल गया। देखिए 13 में यदि 7 से भाग करें, है ना, 13 में यदि 7 से भाग करें तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, एक बार लगेगा और शेष 6 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल सही है। ये 13 वैसी संख्या है, 13 जो वैसी संख्या है जिसमें यदि 7 से भाग करें तो शेषफल 6 आएगा। अब क्या करिए कि इस भाज्य को, अब इसको भाज्य समझना है। 13 को अब इससे लीजिए, 13 को यहाँ ले लेते हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 तिया 39, शेषफल कितना लाना है? 1 लाना है। मतलब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 13 तिया 39, 39 आ गया। मतलब और इसमें कितना ऐड करें कि शेषफल 1 आएगा? तो शेषफल 1 लाने के लिए हम 1 ऐड कर देते हैं। तो 13 तिया 39, 1 40, 40 में यदि 13 से भाग करें, 40 में यदि 3 से भाग करें तो शेषफल 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 40 में 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आ रहा है ना। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? फिर इसको यहाँ ले आना है और फिर यहाँ लाने के बाद फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 40 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 गुने 40। अब फिर हमको शेष 1 लाना है। तो 40 दूनी 80 और इसमें कितना ऐड करेंगे? तो 1 ऐड करेंगे, 81। तो 1 ऐड करेंगे, 81 में आप 2 से भाग दीजिए तो शेषफल 1 आ रहा है। अरे 81 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 40 दूनी 80, शेषफल 1 आ गया। मतलब हमको अब संख्या पूरी तरह से पता हो गया कि वह संख्या 81 है ना, जिसमें यदि 2, 3, 7 से भाग दें तो हमको इतना आएगा। तो अब इसके बाद क्या करें? अब कहता है कि यदि इसी संख्या को 42 से भाग दिया जाए, संख्या तो आपको पता हो गया, संख्या कितना पता हो गया? 81। यदि 81 में 42 से भाग दें, 81 में 42 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? 1 टाइम में लगेगा और 1 टाइम में लगाएंगे तो 42 यहाँ, तो कितना आ जाएगा? 39। इसका मतलब शेषफल आपकी कितना आएगा? 81 में यदि हम 42 से भाग दें तो शेषफल हमको कितना मिलेगा? 39।
तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस विधि से हल कर सकते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर आंसर मिलते जाएगा। तो चलिए ये भी प्रश्न समाप्त हुआ। नेक्स्ट, अब आज क्या है कि हम नए टॉपिक के से आपको एक नया आगाज कर रहे हैं और इस चैप्टर को कल समाप्त करेंगे। क्या है टॉपिक का नाम? यूनिट डिजिट। क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कहने का मतलब क्या हुआ? यूनिट डिजिट कहने का मतलब इकाई अंक। इकाई अंक। इकाई अंक। हाँ, देता है इस तरह का प्रश्न। इकाई अंक वाला बहुत सारा क्वेश्चन देता है कि यदि इतना हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा। जब भी इस तरह की बातें करे तो एक बात आप याद जरूर रखिएगा। क्या याद रखना है कि इकाई अंक निकालने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यदि किसी संख्या का पावर कुछ हो रहे या किसी संख्या का इकाई अंक कुछ हो रहे, पहले एक बात जानिए कि ये बात याद रखिए कि 0, 5, 6, 1 नो चेंज। नो चेंज। 0, 5, 6, 1 नो चेंज। बाकी डिजिट 4 के बाद, बाकी डिजिट मतलब बाकी अंक 4 के बाद, बाकी डिजिट का मतलब अंक होता है, बाकी अंक 4 के बाद, बाकी अंक 4 के बाद मतलब 0, 5, 6, 1 नो चेंज। बाकी डिजिट 4 के बाद 0, 5, 6, 1 नो चेंज। बाकी डिजिट 4 के बाद मतलब क्या हुआ? तो मतलब हुआ जैसे हम लेते हैं कि यदि कोई संख्या है 1, 5, 6 ले लेते हैं और इसका पावर दे दे 500 या कुछ दे दे, हम मान लेते हैं कि 100 कितना ले ले 45 ले लेते हैं, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? तो कुछ नहीं। बताइए इस संख्या का इकाई अंक 6 है कि नहीं है? तो 6 पर कितनों पावर रखिए तो उसका मान लास्ट में 6 आएगा। जैसे 6 के पावर यदि 1 करें तो 6, 6 के पावर यदि 2 करें तो 6 6 36। देखिए इसका भी इकाई अंक 6 आया कि नहीं आया? यदि 6 के पावर 3 करें तो 6 गुने 6 गुने 6, 6 6 36 छक 216। 216 में भी इकाई अंक कितना है? 6 है। मतलब 6 के पावर कितनों आप कर दीजिए, यहाँ 145 नहीं, 1045, 2045, 3045 कुछ ले लीजिए तो उसका इकाई अंक 6 ही आएगा। मतलब हमारा कहने का सेंस क्या हुआ कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 5, 6, 1 0 रहे या 5 रहे या 6 रहे या 1 रहे, कोई भी रहे, इन चारों में से कोई भी रहे और उसका पावर कितनों रहे तो उसका इकाई अंक उतने, मतलब जितना है उतने। कैसे? जो देखिए हम बताइए कि 156 का पावर 145 है, इसका इकाई अंक कितना होगा? तब मुरकटिया विधि से 6 होगा कि नहीं होगा? 6 होगा। फिर हम कर दें कि 100 हम ले लेते हैं, 235 ले लेते हैं, 235 के पावर हम कर दें 405 और इसका इकाई अंक पूछे कि 235 का पावर 405 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखना है कि नो चेंज की कैटेगरी में है क्या? हाँ है, 5 आ रहा है तो इसका इकाई अंक कितना? 5। अदम देखता ही, कोई चेंज नहीं। आप चलिए एक और ले लेते हैं। एक और लेने के बाद, हाँ सॉरी मिटा दिए, 0, 5, 6, 1 नो चेंज। हाँ ये नो चेंज की श्रेणी में आप ले लीजिए, कर कर के देखिएगा, ऐसने क्वेश्चन लीजिएगा, ऐसने क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी मिलेगा। हम ले लेते हैं कि
क्या ले लें, 1,041 का पावर ले लेते हैं 312 और इसका इकाई अंक पूछेगा। तो नो चेंज की कैटेगरी में है ना, नो चेंज की कैटेगरी में है। मतलब यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 5, 6, 1 कुछ रहे इनमें से, नो चेंज की कैटेगरी में से, और उसका पावर कितनों दे दे तो उसका इकाई अंक पूछे। तो इसका पूछ रहा है इकाई अंक कि 1,141 के पावर 312, तो करिएगा 1,141 का पावर 312, मतलब 312 बार इसको मल्टीप्लाई करिएगा तब बौराहा हो जाइएगा। मतलब रांची वाला हॉस्पिटल भी आपको भर्ती न लेगा, है ना। इसलिए इसको सौटे में मुरकटीय विधि से, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इकाई अंक 1। चलिए अब नो चेंज वाला तो हमको लग रहा है कि समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं, चेंज वाला क्या है। हम लिखे यदि 0, 5, 6, 1 के अलावा कुछ रहे तो उसके बाकी अंक, बाकी डिजिट 4 के बाद, मतलब कि यदि इसको ऐसे कर दें कि 3127 ले लें और 3127 के पावर 173 कर दें और इसका पूछेगा कि इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। तो देखिए नो चेंज वाला में है, नो चेंज वाला में नहीं है, चेंज वाला कैटेगरी में है। तो चेंज वाला कैटेगरी में है तो कुछ नहीं करना है, बाकी डिजिट 4 के बाद, बाकी डिजिट 4 के बाद, 4 के बाद कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका पावर है उसमें आप 4 से भाग दे दीजिए। तो 173 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो इसका शेष आएगा, इसका शेष। और एक बात और, ज़्यादा नहीं, 7 को भी ले ली, इसका इकाई अंक सिर्फ ले लीजिएगा। 3127 है तो 3127 का यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना है, तो 7 है। तो 7 के पावर 173 के बारे में सोचिएगा बस। तो 7 के पावर हम 173 कर रहे हैं, 173 में 4 से भाग दे दीजिए तो शेष कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 1 बचा ना, 4 चौके 16, 1 बचा, 1 13 हो गया, तो 4 तिहाई 12, मतलब शेष 1 आ रहा है। तो 7 के पावर आप 1 कर दीजिए, तो 7 के पावर 1 करेंगे तो मान कितना आएगा, 7, मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और लेकर हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप ले लीजिए 1, 5, 4 का पावर ले लीजिए 138, ये नो चेंज वाला कैटेगरी में है क्या इसका इकाई अंक क्या होगा, आप बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या बोले कि दी गई संख्या का इकाई अंक ले लीजिए, तो इकाई अंक इसका 4 है, तो 4 ले लिए, 4 के पावर अब कितना कर देंगे, 138, 138 में फिर हम 4 के, मतलब बाकी डिजिट 4 के बाद, मतलब इसमें 4 से भागा करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा, तो शेष आ जाएगा 4 तिहाई 12, 1 बचा, 4 चौके 16, मतलब 2 आ गया शेष। तो आप क्या करिए कि जो शेष आया उसको इस 4 पर बैठा दीजिए, तो 4 पर शेष यदि 2 को बैठा दे पावर के रूप में तो 4 चौके 16, 16 का इकाई अंक कितना है, 6 है, तो इसलिए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। ये समझे कि नहीं समझे। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन और लेकर दिखाते हैं। ये तो हुआ पावर वाला, ऐसे कर दे, ऐसे कैसे, मान लेते हैं कि 155 का पावर दे दिया 148, प्लस दे दिया 213 का पावर दे दिया 137, और पूछेगा कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक होगा, तब क्या करिएगा, हाँ, तो अब सोचेंगे
कि ओ इस संख्या का इकाई अंक 5 है तो ये नो चेंज की कैटेगरी में है, तब हम बताए हैं ना आपको 0, 5, 6, 1 नो चेंज, मतलब नो चेंज की कैटेगरी में है तो इसका इकाई अंक तो 5 होगा। प्लस बाकी डिजिट 4 के बाद बोले थे तो ये नो चेंज की कैटेगरी में है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक ले लेंगे और इसका इकाई अंक पट पट इधर ले लेते हैं तो 3 हो गया। 3 के पावर कर देते हैं 137 में बाकी डिजिट 4 के बाद, मतलब 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 4 × 12, 1 4 × 16, 1 आया, मतलब 3 के पावर 1। तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1 का मतलब 3, तो 5 3 8, इसका इकाई अंक कितना आएगा 8 आएगा। तो इस तरह का प्रश्न यदि आए आपके सामने तो आप आसानी से बना सकते हैं। इस पर विशेष क्वेश्चन कल आपको लेकर के पूरी तरह से इस चैप्टर को, और एक टॉपिक बच गया है रिमाइंडर थ्योरम और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये 3 बातें बताने के बाद आप नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन लीजिए, आपको कहीं से भी नहीं छूटने वाला है। यदि कहीं से छूटता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रश्न को, हम उसका समाधान आपको बताएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा, आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये चैनल इतना मेहनत से जो काम कर रहा है इसको काम करने में मन भी नहीं लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।